नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस पर बुरी तरह से बौखलाई हुई है। इंदौर से अपने उम्मीदवार के चुनाव मैदान से हट जाने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह का अभियान छेड़ा है, उसने बीजेपी के लिए एक आफत खड़ी कर दी है। इस अभियान से वो इतना विचलित हो गई है कि उसके कार्यकर्ता शहर में कांग्रेसियों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को फाड़ रहे हैं और अनाप-शनाप बयानबाजी तो कर ही रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेसी उम्मीदवार अक्षय कांति बम को बैठाकर सोचा था कि उसने कांग्रेस को उसी तर्ज पर पटखनी दे दी है जैसी कि सूरत में दी थी, मगर कांग्रेस ने एक नए हथियार का प्रयोग करके उसे मुसीबत में डाल दिया है। ये हथियार है नोटा। कांग्रेस प्रचार कर रही कि बीजेपी ने जिस तरह का हथकंडा आजमाया है उसके उम्मीदवार को बैठाने के लिए, उसका जवाब देना जरूरी है, इसलिए सबको नोटा का बटन दबाना चाहिए। कांग्रेस का ये प्रचार कामयाब भी होता दिख रहा है, यहाँ तक कि बीजेपी के समर्थक भी अपनी पार्टी की इस करतूत से शर्मिंदा हैं और मानते हैं कि कांग्रेस सही कर रही है। बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन 8 बार इंदौर सीट से चुनी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास कई महत्वपूर्ण लोगों के फोन आए और उन्होंने बीजेपी की करनी को गलत बताते हुए नोटा का बटन दबाने की बात कही। उन्होंने ये भी कह दिया कि पता नहीं बीजेपी को ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि बीजेपी तो वहां अच्छे खासे मार्जिन से जीतती रही है। सुमित्रा महाजन के इस बयान ने बीजेपी को और भी धर्म संकट में डाल दिया है और वो सफाई देती फिर रही है कि मीडिया ने उनके बयानों को संदर्भों से काटकर प्रस्तुत किया है। बीजेपी नेता कांग्रेस की कैंपेन को निगेटिव और क्राइम भी करार दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वे जानते हैं कि अगर बड़ी तादाद में नोटा पर वोट पड़ गए तो उसकी कितनी भत पिड़ेगी। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। डॉक्टर पाठक, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल से डॉक्टर पाठक, ये पहला मौका होगा जब किसी राजनीतिक दल ने एक कैंपेन के रूप में नोटा का इस्तेमाल करने का सोचा, एक ऐसे माहौल में, और उसे इतनी चर्चा मिल रही है और इतना उसका समर्थन हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर मुकेश जी, ये अजूबी घटना तो हो ही रही है और संयोग से इसका साक्षी मध्य प्रदेश और उसमें से भी इंदौर जैसा महानगर बनने जा रहा है। और सत्यनारायण सत्तन का नाम और जोड़ लेते हैं सुमित्रा महाजन के ऐतराज के साथ साथ। वे भी बड़े दिग्गज नेता हैं संघ और बीजेपी के। वे तो एक कार्यक्रम में अक्षय कांति बम को मंच पर देखकर लौट गए थे मुकेश जी, और उन्होंने साफ कहा था कि ये बहुत गलत कदम भारतीय जनता पार्टी ने, यानी उनकी पार्टी ने उठाया है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इंदौर में ये सब करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। इंदौर तो वैसे ही कांग्रेस मुक्त हो चुका है। सातों के सातों विधायक उस कांग्रेस के हैं, नगर निगम कांग्रेस की है, नगर पालिका कांग्रेस की, जिला पंचायत कांग्रेस, नगर पालिका तो नहीं है वहां, जिला पंचायत और नगर निगम। सांसद रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते थे। 2019 के चुनाव में जो हाईएस्ट वोटों से जीतने वाले लोग हैं उनमें शंकर लालवानी का नाम था, यानी इंदौर के सांसद का। तो सुमित्रा ताई ठीक कह रही है, इसकी जरूरत नहीं थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर इसको लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। अब सवाल यह है कि जो अभियान इस वक्त इंदौर में कांग्रेस पार्टी चला रही है, लेकिन मैं साथ में जोड़ना यह भी चाहता हूं मुकेश जी, सिर्फ कांग्रेस नहीं चला रही है, सिविल सोसाइटी के लोग भी इंदौर में यह अभियान चला रहे हैं। ऑटो रिक्शा से लेकर टैक्सियों के पीछे उसकी बैक वाले कांच पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि नोटा को वोट डालें। इसका मतलब यह है कि इंदौर की जनता खुद को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता का मानना यह है कि आप तो जीत ही रहे थे, पर हमें वोट देने का तो अवसर देते कम से कम। वोट तो अब भी जनता डाल सकती है, क्योंकि वहां कोई निर्विरोध तो चुनाव नहीं जीता है सूरत की तरह, कुछ प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन आपने वो अवसर छीन लिया। इंदौर का मतदाता जानता है कि जो लोग मैदान में बचे हैं उनमें से कोई इस लायक नहीं है कि वाकई में स्पर्धा में माना जाए। कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति के तहत किसी को भी समर्थन नहीं दिया, जैसे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को खजुराहो में समर्थन दिया है और नोटा के लिए अभियान चला रही है। भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक अगर इसे अपराध कह रहे हैं, क्राइम कह रहे हैं, इसको भरा बुरा कह रहे हैं, तो ये अपने आप में लोकतंत्र की अवमानना है।
जब इसका प्रावधान लाया गया था तो उसके पीछे मंशा यही थी। अगर मान लीजिए बीजेपी का भी प्रत्याशी होता, हम इसको भी मानकर चलते हैं कि नोटा के प्रावधान का अर्थ ही है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर शंकर लालवानी भी होते तब भी जनता को तो यह अधिकार है ना कि उन 9 में से 10 प्रत्याशियों में से किसी को भी खारिज कर देती, सबको खारिज कर देती और नोटा पर वोट देती। हमारे निर्वाचन आयोग की परिभाषा में उसे कहा गया काल्पनिक चुनाव प्रत्याशी, फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट, यानी उसको एक अमूर्त प्रत्याशी माना गया है कि आप जितने लोग लड़ रहे हैं, जनता में आप सबके प्रति कोई आस्था नहीं है, उसे खारिज करना चाहती है। तो बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि जो संविधान ने, जो हमारा जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, उसने अधिकार दिया है कि उपरोक्त सभी को वो खारिज करके वो गुलाबी रंग का जो बटन है नोटा का उसे दबाए। उसके खिलाफ अगर ये अभियान चला रहे हैं तो ये बता रही है ये बात कि बीजेपी चिंतित है कहीं ऐसा न हो कि उसके प्रत्याशी से ज्यादा वोट नोटा को चले जाए। उसके तकनीक पक्ष पर अभी हम आएंगे कि कम ज्यादा वोट मिलने पर या बराबर वोट मिलने पर क्या होता है, लेकिन ये अपने आप में हार होगी मुकेश जी। जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का इंदौर में लाखों वोट से चुनाव जीतने वाला था, उसके बरक्स उसके सामने अगर नोटा के खाते में 3 लाख वोट भी चले गए तो एक तरह से नैतिक हार होगी उसकी। जी मुकेश। बिल्कुल। यहाँ ये भी गौर करने की बात है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक जो बीजेपी इसको एक तो क्राइम कह रही है, दूसरा कह रही है कांग्रेस की निगेटिव कैंपेन है। अब उसने जो किया, जो धतकर्म किया, कांग्रेसी उम्मीदवार को पटाकर, धमकाकर, जैसे भी उसे हटाया मैदान से, वो निगेटिविटी नहीं है, वो नकारात्मक गतिविधि नहीं है, लेकिन इसका विरोध स्वरूप एक लोकतांत्रिक हथियार को इस्तेमाल करना कहां से नेगेटिव हो गया? देखिए मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की तो कथनी करनी में फर्क हम सब जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो कुछ कहते करते हैं उससे ज्यादा नेगेटिव बात और क्या हो सकती है, नकारात्मकता क्या हो सकती है। वे पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पर लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, निरंतर असत्य बोलते हैं, मिथ्या वाचन करते हैं, वो है नकारात्मकता। लेकिन संविधान द्वारा प्रदत्त किसी व्यवस्था का अनुसरण करना, उसे अवेल करना, उस सुविधा को उठाना, मैं कह रहा हूं जनता अगर उस सुविधा का आनंद ही लेना चाहती है, अगर कोई ये सुख लेना चाहता है कि वो बाहर आकर कहे कि मैंने नोटा का बटन दबाया था, तो ये नकारात्मकता नहीं है। और लोकतांत्रिक समाजों में यहां तक पहुंचने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है मुकेश जी। हमारे सत्येंद्र के दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं कि 1976 में अमेरिका का एक काउंटी है सांता बारबरा, उस काउंटी की जो म्युनिसिपल एक कारपोरेशन था, एक कमेटी थी, उसके चुनाव में सबसे पहले इसका प्रयोग किया। क्योंकि लोग दुनिया भर में जागरूकता जब आई है, जब से लोकतंत्र नाम की व्यवस्था आई है, तो कई बार ये बात उठती थी कि हमें इनमें से कोई प्रत्याशी पसंद नहीं, तो हम क्या करें, क्या हम वोट डालने ना जाएं। तो फिर सांता बारबरा काउंटी ने सबसे पहले 1976 में इसकी व्यवस्था की कि नहीं, आप वोट डालने जाइए, पर इन्हें नहीं पसंद कर रहे हैं ये दर्ज करके बताइए कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तब ये नोटा का प्रावधान सबसे पहले दुनिया में आया। इस वक्त भी कई देश हैं ऐसे, यूक्रेन है, स्पेन है, भारत है, जहां पर ये नोटा का प्रावधान है। और हमारे यहाँ भी वर्षों तक इस पर बहस हुई है, विमर्श हुआ है। सभ्य समाज में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों ने इस पर बहस की। फिर 2009 में सबसे पहले इसको स्थानीय निकाय में छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इसकी व्यवस्था की जा सकती है। उसके बाद 2013 में हरियाणा की विधानसभा में इसे लागू किया, नहीं क्षमा कीजिए, उससे पहले हरियाणा में स्थानीय निकाय में लागू हुआ। फिर 2013 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम, इन 4-5 राज्यों में इसका प्रयोग शुरू हुआ। अब इसके उस असली प्रावधान पर आते हैं कि वाकई में नोटा पर वोट डालने से ये जो फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट है, काल्पनिक पात्र है, चरित्र है, उसे वोट डालने से क्या होता है, क्या कोई परिणाम इससे प्रभावित होता है। तो हरियाणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था स्थानीय निकाय को लेकर और दिल्ली के नगर निगम को लेकर। तो तब ऐसा प्रावधान था कि अगर किसी नोटा के नाम के काल्पनिक प्रत्याशी को बाकी के जो प्रत्याशी हैं, जो मनुष्य रूप में है, नाम है जिनके, उनसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो सबसे पहले जो पीठासीन अधिकारी है उसकी रिपोर्ट देगा राज्य निर्वाचन आयोग को,
वो उसके ऊपर रिपोर्ट भेजेगा और वो चुनाव रद्द होगा, दोबारा चुनाव होगा। अब मान लीजिए चुनाव आयोग ने कहा कि अगर बराबर वोट आ गए तो क्या होगा। इस फिक्शनल कैरेक्टर को यानी कि नोटा को और एक प्रत्याशी उनमें से 10 प्रत्याशी 9 में से 5 में से उन दोनों के अगर वोट बराबर हो गए तो क्या होगा। तो तत्काल प्रभाव से निर्वाचन रद्द होगा और दोबारा चुनाव होगा। दूसरी बार चुनाव होने पर फिर बराबर वोट आ गए तब क्या होगा। तब ये कहा गया, ये व्यवस्था बनाई गई कि तब दोबारा भी अगर ऐसा होता है तो जिसे नोटा के बाद अधिक वोट मिले, सर्वाधिक वोट मिले हैं, वो विजयी घोषित होगा। फिर मामला चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। तो अब ये जो इस तरह के चुनाव हैं, यानी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव, उसमें नोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, भारत के निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि ऐसी स्थिति में इस काल्पनिक प्रत्याशी के बाद जिसको वोट मिले होंगे दूसरे नंबर पर, उसे विजयी घोषित किया जाएगा। तो बीजेपी बेवजह परेशान है। इंदौर में भी अगर मान लीजिए इतने पूरे अभियान के बाद, कांग्रेस के, सिविल सोसाइटी के, मीडिया के लोगों के, सबके अभियान के बाद भी अगर नोटा के वोट के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी रहती है, तब भी तो बीजेपी विजयी घोषित होगी, तब भी शंकर लालवानी सांसद बन जाएंगे। तो वो क्यों परेशान हो रही है इतना? वो इसलिए परेशान हो रही कि फजीहत होगी। फिर अगर इतने वोट उसके विरोध में पड़ जाएंगे और मान लीजिए सबसे ज्यादा, जैसा आपने कहा कि अगर शंकर लालवानी से आधे वोट भी नोटा पे पड़े तो भी में ये बीजेपी की किरकिरी होगी, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होगी कि इस हत्कर्म के बावजूद ये एक तरह से मुंह में कालिक पुतना जैसा होगा। क्या इसी से घबरा रही है, इसी से परेशान है? और एक बीजेपी के खिलाफ माहौल भी बनेगा। अगर इंदौर में ये सब हो रहा है तो दूसरी जगहों पर भी माहौल बनने। बिल्कुल सही बात है। देखिए मुकेश जी, हमें एक आंकड़ा और भी ध्यान में रखना चाहिए कि नोटा का प्रावधान होने के बाद हम पिछले ही चुनाव का अगर जिक्र करें, 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान जो पूरे भारतवर्ष में हुआ था उसका 1.04% वोट नोटा को गया था। ये कम नहीं है मुकेश जी। बीजेपी को 24 करोड़ मिले थे, 12 करोड़ कांग्रेस को मिले थे। हम बाकी सबके छोड़ देते हैं जो प्रादेशिक दल, अगर 24 और 12 को ही जोड़ लें तो करीब करीब 36 करोड़ वोटों का 1% वोट भी कम नहीं है। इतने सारे लोग प्रत्याशियों को खारिज कर रहे हैं। तो बीजेपी की फजीहत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसको लग रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि अगर बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर भी उसे वोट मिलते हैं, 2-2.5 लाख 3 लाख वोट भी मिलते हैं, तो ये बीजेपी की फजीहत है। उसका अर्थ ये होगा कि इंदौर के कुल जो इलेक्टोरल जो मतदाता है, उसने एक संसदीय सीट का जो कुल मतदाता है वो 20 लाख है, मान लीजिए आप 10 लाख है, और 10 लाख में से 5 लाख वोट लेकर या 7 लाख वोट लेकर शंकर लालवानी जीत गए। 2.5 लाख वोट अगर नोटा को मिले, इसका अर्थ ये होगा कि इंदौर की आबादी में से एक बड़े प्रतिशत ने आपको भी स्वीकार नहीं किया है, यानी बीजेपी को खारिज किया है। उसके सामने अगर विकल्प कोई और होता, कोई दमदार प्रत्याशी होता, तो शायद वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देती। ये संदेश भी होगा, संकेत भी होगा, और दूसरे क्षेत्रों के लिए भी एक पैगाम का काम करेगा कि बीजेपी को अगर खारिज करना है तो अगर ऐसे धतकर्म करती है, प्रत्याशियों को साम दाम दंड भेद से अगर बिठा देती है, तो हमारे पास नोटा एक विकल्प है। हम आईना दिखाने का काम कर सकते हैं। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि इंदौर के लोग, इंदौर के मतदाता नोटा पर वोट डालने का अगर मन बना रहे, हम नहीं जानते सचमुच में कितने लोग वोट देंगे, तो वे बीजेपी को आईना दिखाना चाहते हैं। बस इतनी उनकी मंशा है। और ये मिसाल केवल बीजेपी के लिए नहीं, दूसरी पार्टियों के लिए भी हो जाएगा। अगर वो फ्यूचर में इस तरह के काम करते हैं तो उनको भी जनता कैसे सबक सिखाए, ये एक हथियार का प्रयोग यहाँ अगर इंदौर में हो रहा है तो वो एक मिसाल बन जाएगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अक्षय बम के और उनके पिताजी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू हो गया कल मर्डर के केस में, और ये बताया जाता है कि जी अटेम्प्ट टू मर्डर जी, और ये केस भी जिस दिन उन्होंने विड्रॉ की अपना नॉमिनेशन, उसके एक दिन पहले कराया गया था। तो क्या ये सब एक प्लानिंग के तहत दबाव बनाने के, उनको फंसाने, इस सब के तहत हुआ होगा, या उसका कोई अलग संबंध है, दबाव किसी दूसरे तरीके से बनाया गया था? देखिए, हम नहीं जानते कि वाकई में इनमें से कौन से कारण ने
काम किया अक्षय बम को डिफ्यूज करने में, उस बम को फुस करने में। लेकिन जिस तरह की खबरें उस वक्त आई थी, और सिर्फ कहा सुनी में नहीं, बाकायदा मध्य प्रदेश के बड़े अखबारों की पहले पेज की फर्स्ट लीड, सेकंड लीड थी कि सिर्फ 3 या 4 दिन पहले, एक दिन पहले नहीं, 3 या 4 दिन पहले एक पुराने 17 साल पुराने मारपीट के मुकदमे में अक्षय बम और उनके पिता के ऊपर कोर्ट से आदेश हुआ था, और उसके बाद धारा 307 कातिलाना हमले की धारा बढ़ी थी। 1 प्रकरण और थे। वे प्राइवेट कॉलेज के संचालक हैं, उनके अपने कॉलेज चलते हैं। कॉलेज में नियुक्तियों का मामला भी सामने आया था, जिसमें शिकवे शिकायतें चल रही थी। जो प्रोफेसर की नियुक्ति, डायरेक्टर की नियुक्ति वगैरह कॉलेजों में होती है, उसको लेकर भी कुछ अनियमितताएं थी। हो सकता है वे दबाव भी काम कर रहे हों। लेकिन मुकेश जी, उससे आगे की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहानी ये है कि जब कोर्ट से उनका गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, उसके बाद भी अक्षय बम बीजेपी के कार्यक्रमों में मंचों पर बैठ रहे हैं भाजपा नेताओं के साथ। उनके अपने घर पर पुलिस पहरा दे रही है। यानी जिस व्यक्ति को कोर्ट के आदेश पर तत्काल फौरन से पेशतर गिरफ्तार किया जाना है, गिरफ्तारी वारंट जारी है, उसके घर पर पुलिस गार्ड के रूप में लगी है, उसकी पहरेदारी कर रही है, उसकी चौकसी कर रही है। वो बीजेपी के कार्यक्रम में मंच पर बैठे हैं, भाषण दे रहे हैं, कार्यक्रमों में जा रहे हैं। कैसी मतलब आश्चर्यजनक बात है कि पुलिस और प्रशासन किस तरह से धृतराष्ट्र बने हुए हैं कि जिस व्यक्ति को सीखचों के पीछे होना चाहिए था, और इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस की अपनी काम करने के तौर तरीके हैं। अगर मेरा और आपका गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाए तो क्या पुलिस हमारे दरवाजे पर चौकीदारी का काम करेगी? हमको घर के भीतर से गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन अक्षय बम चूंकि अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, वॉशिंग मशीन से निकलकर साफ सुथरे नए नकोर होकर आ गए हैं, तो गिरफ्तारी वारंट भी ठंडे बस्ते में है। अब इन सब घटनाओं का क्या प्रभाव इंदौर के मतदाता पर पड़ रहा है, वो मतदान के दिन मालूम पड़ेगा और रिजल्ट के दिन मालूम पड़ेगा 4 जून को, कि सचमुच में सत्ता के पावर का उपयोग करके जिस तरह से भी बिठाला गया हो, जिस तरह चुनाव को एक मजाक बना दिया गया है, मखौल बना दिया गया है, उसका जवाब अब जनता को देना है। वो किस रूप में देती है ये जरूर देखना होगा। लेकिन बीजेपी उसको लेकर चिंतित भी है मुकेश जी। जिस दिन सुमित्रा ताई ने वो बात कही थी कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम तो नोटा पर वोट देंगे, उसके अगले ही दिन रात को बैठक बुलाई गई बीजेपी कार्यालय में। महापौर वहां बैठे, कैलाश विजयवर्गीय बैठे, सुमित्रा ताई को बुलाया गया। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी कार्यालय में, उसमें अक्षय बम की जुबानी तमाम सारी बातों का खंडन करवाया गया कि उन्हें कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर, वगैरह वगैरह। और ये चिंता सिर्फ इंदौर या भोपाल में नहीं है, इंदौर में जो कुछ चल रहा है उसकी चिंता दिल्ली तक है। दिल्ली में बीजेपी का आला कमान भी चिंतित है कि अगर सुमित्रा महाजन जैसी वरिष्ठ राजनेता ये कह रही हैं कि लोग नोटा पर वोट डालना चाहते हैं, और अब मैं उनसे क्या कहूं, मैं उन्हें कैसे समझा सकती हूं। यानी वे भी एक तरह से उसकी पुष्टि कर रही है कि अगर तुम देना चाहो तो नोटा पर वोट दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। तो बीजेपी भी चिंतित है इसको लेकर। जी मुकेश जी। डॉक्टर पाठक, अभी ये जो बाकी के 12 कैंडिडेट और हैं, उनमें से कई और लोगों ने भी कहा है कि हमें भी कहा गया कि आप नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, बैठ जाइए, इलेक्शन मत लड़िए। तो बीजेपी का कौन व्यक्ति है? क्या कैलाश विजयवर्गीय हैं ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं कि एक-एक कैंडिडेट को बिठाकर वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वो हाईकमान की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है वो? क्या अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? इंदौर के जरिए अपना जलवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोशिश तो वे कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कैलाश विजयवर्गीय को अब सचमुच में जलवा दिखाने की जरूरत है। उनका जलवा इंदौर में बहुत बुलंद है, इसमें कोई शक नहीं है। वे खुद रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतते हैं, अपने संगी साथियों रमेश मेहंदोला जैसों को चुनाव जितवाते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं कोई दुरभिसंधि शामिल है, इसमें कुछ ना कुछ पेंच है। नंबर 1, जिस दिन अक्षय बम का नामांकन वापस करवाया गया, उस दिन सीन में कहीं भी शंकर लालवानी नहीं थे। शंकर लालवानी न तो कलेक्ट्रेट गए थे, न उसके बाद किसी तस्वीर में दिखाई दिए। शंकर लालवानी को पर्चा वापस करने ले जाने का काम किया रमेश मेहंदोला ने, वो वीडियो वायरल है, हम सबने देखे हैं। उसके बाद वे एक बड़ी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं,
गाड़ी में आगे कैलाश विजयवर्गीय बैठे हैं। उस तस्वीर में भी शंकर लालवानी नहीं है। उसके बाद शंकर लालवानी का यह बयान भी आया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, मेरी जानकारी में नहीं था कि अक्षय बम अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, या उन्हें कौन नामांकन वापसी के लिए लेकर गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। और उसके बाद भी उनकी खामोशी बनी रही है। इसके पीछे असल खेल यह है कि कैलाश विजयवर्गीय शायद नहीं चाहते थे कि इस बार शंकर लालवानी को फिर से वोट मिले और इंदौर के लगातार 2 बार के सांसद कहलाकर वे एक शक्ति केंद्र बन जाएं। इसलिए जब तक टिकट इंदौर का नहीं हुआ था, तब तक कैलाश विजयवर्गीय के बयान आप याद कर लीजिए किस तरह के थे। उन्होंने एक मीटिंग में, पार्टी की मीटिंग में कह दिया था, इस बार किसी महिला को टिकट दे सकती है पार्टी, इस बार टिकट बदला जाने वाला है। जबकि बीजेपी जैसी पार्टी में फैसला होने से पहले कोई ये कह दे कि वर्तमान सांसद का टिकट कटने वाला है, वो भी जो आदमी राष्ट्रीय महासचिव रहा हो, जो मंत्री है, उसका कहना इस बात को बताने के लिए संकेत मात्र था कि वो शंकर लालवानी का टिकट कटते हुए देखना चाहते थे। लेकिन आला कमान ने उनका टिकट रिपीट कर दिया। तो फिर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी धाक जमाने के लिए शंकर लालवानी को अंधेरे में रखकर ये पूरी रणनीति अपनाई। ये पूरा व्यूह उनका रचा हुआ था, जिसमें अक्षय बम टिकट लेकर घर बैठ गए। और उसके बाद वे घूम भी सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय के साथ रहे हैं मुकेश जी। अक्षय बम जिस दिन से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, उस दिन से आज तक सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही नगर में अभियान पर निकलते हैं। शायद वे इस नाते अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ कुछ प्रदर्शन भी किए थे। उनके घर पर गए थे यूथ कांग्रेस के लोग, उनके पोस्टर फाड़े थे, उस पर जूते मारे थे और पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन को चलाने में कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका थी। आला कमान की नजरों में नंबर बढ़वाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ये दांव उल्टा बैठ गया। दिल्ली ने अभी इसको ठीक नहीं समझा। यद्यपि वे कह रहे हैं, उन्होंने शुरू में इस तरह के संकेत दिए थे कि दिल्ली को बता दिया था, यानी अमित शाह नरेंद्र मोदी को बताकर ही ऑपरेशन चलाया था। लेकिन इंदौर के लोगों की प्रतिक्रिया जब इस तरह की आई, तो फिर दिल्ली चिंतित हुई और उसने अपनी नाखुशी कैलाश विजयवर्गीय तक पहुंचा दी है। और अब वे ये कह रहे हैं, उनका बयान आया है कि मैं तो जा भी नहीं रहा था कलेक्ट्रेट, मैं तो बस वहां से निकला तो मेरी गाड़ी में आकर बैठ गए, लेकिन मैं नहीं गया था इस काम को कराने, यानी पर्चा वापस दिलवाने। तो बीजेपी फंस गई है कुल मिलाकर, और कैलाश विजयवर्गीय भी इस तरह का ऑपरेशन करके फंस गए। जी मुकेश कि ये भी तो हो सकता है कि दिल्ली अपने को अलग थलग दिखा रही हो, क्योंकि सूरत में जो ऑपरेशन हुआ वो भी जाहिर है कि दिल्ली की सहमति से, अनुमति से, निर्देश से हुआ होगा। खजुराहो में जो कुछ करवाया गया वो, ये तमाम जगहों पर जो कुछ हो रहा है, या चंडीगढ़ का याद कर लें आप, वहां भी कोई ऐसा तो है नहीं कि वहीं के लोकल स्तर पर ये सब हो गया होगा, यहाँ भी वही हो रहा होगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि बीजेपी ने मुफ्त में ये गुनाह बेलज्जत हो गया उसके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाठक आज की चर्चा के लिए। हम लोगों का इंतजार करेंगे कि 4 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो नोटा के वोटों की संख्या कितनी होती है, वो जो काल्पनिक कैंडिडेट है उसे कितने वोट मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।